गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 11th में हमारा चैप्टर चल रहा था निजी सार्वजनिक एवं भूमंडलीय उपक्रम। व्यावसायिक अध्ययन के इस चैप्टर में अभी तक हमने निजी सार्वजनिक और भूमंडलीय उपक्रम के बारे में सब कुछ पढ़ा है और प्रयास किया है अधिक से अधिक जानने का। आज हम उसका अगला टॉपिक लेके जा रहे हैं जिसे हम बोलते हैं संयुक्त उपक्रम। संयुक्त उपक्रम क्या होता है? जैसा कि आपने सभी व्यावसायिक संगठनों का अध्ययन किया, चाहे वो निजी क्षेत्र हो, चाहे सरकारी क्षेत्र के हों या वैश्विक दायरे में हो, कोई भी व्यावसायिक संगठन यदि चाहे तो अन्य व्यावसायिक संगठनों से मिलकर पारस्परिक लाभ के लिए हाथ मिला सकता है। दो या दो से अधिक संगठन किसी एक समान उद्देश्य के लिए मिलते हैं तो वह अपने उस प्रारूप के साथ भी व्यवसाय कर सकते हैं। ये संगठन चाहे वो निजी सरकार हो सकते हैं, सरकारी हो सकते हैं, विदेशी कंपनियां हो सकती है। जब दो व्यावसायिक इकाइयां किसी समान उद्देश्य और लाभ कमाने के लिए इकट्ठा होने का इरादा बनाती है, अनुबंध करती है, तैयार होती है, तो जब ये कॉन्सेप्ट होता है तभी हमारे संयुक्त उपक्रम का क्या होता है? उदय होता है, जन्म होता है। अब किसी भी आकार की इकाई लंबी अवधि के लिए हो या छोटी अवधि के लिए हो, परियोजनाओं में भागीदारी को सुदृढ़ करने के लिए संयुक्त उपक्रम की क्या कर सकती है? स्थापना कर सकती है। यानी कहें तो सीधी सी बात, संयुक्त उपक्रम क्या है? आपके उद्देश्यों में आपकी आवश्यकता अनुसार उसमें तब्दीली करने के लिए लोचपूर्ण होते हैं। इन आवश्यकताओं को संयुक्त उपक्रम के करार के रूप में हमें स्पष्ट रूप से रखना चाहिए कि इसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे घटा सकते हैं, इसमें क्या परिवर्तन कर सकते हैं। ये सारी जानकारियाँ रिटर्न में होनी चाहिए, क्योंकि जब दो या दो से अधिक इकाइयाँ मिलती हैं तो मतभेद होने की संभावनाएं भी बहुत होती है। तो मतभेद न हो इसलिए ज़रूरी है कि हर बात रिटर्न में हो, ताकि किसी भी प्रकार के विवादों में हमको विवादों का सामना न करना पड़े। संयुक्त उपक्रम के अंदर एक और चीज़ है, दो विभिन्न देशों के लोग भी मिलकर बीच में करार कर सकते हैं, एक उद्देश्य के लिए कार्य कर सकते हैं। चाहे तो एक ही देश की दो इकाइयाँ या दो से अधिक इकाइयाँ या निजी या सरकारी हो, चाहे सरकारी और विदेशी हो, कोई भी इस व्यक्ति को कर सकती है। लेकिन जब दो विदेशी एक देश से दूसरे देश की इकाइयाँ मिलकर अगर करती है एग्रीमेंट किसी भी तरह का, तो दोनों देशों की सरकार द्वारा निर्धारित प्रावधानों को उन्हें मानना होता है। तो इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि संयुक्त उपक्रम का अर्थ अलग अलग हो सकता है। वो इस बात पर डिपेंड करता है कि हम किस संदर्भ में उसका उपयोग कर रहे हैं। लेकिन संयुक्त उपक्रम क्या है? दो या दो से अधिक व्यावसायिक इकाइयाँ। देख लीजिए, व्यावसायिक इकाइयाँ एक देश से अलग दूसरे देश की भी हो सकती है, निजी सरकारी भी हो सकती है, विदेशी भी हो सकती है। अर्थात दो या दो से अधिक व्यावसायिक इकाइयाँ जब एक ही उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अपने संसाधनों, अपनी विशिष्टताओं को एक सार करती है, यानी एक साथ लगाना निश्चित करती है, व्यवसाय की जोखिम और उससे होने वाले लाभ को परस्पर बांटने के लिए तैयार होती है, इसी को हम कहते हैं संयुक्त उपक्रम। अब आता है कि संयुक्त उपक्रम स्थापित करने के कारण क्या हो सकते हैं, क्यों व्यक्ति संयुक्त उपक्रम स्थापित करना चाहता है। उसके कारण हो सकते हैं व्यवसाय का विस्तार करना, या नए उत्पादों का विकास करना, या नए बाज़ारों में उत्पाद ले जाना, विशेषकर अन्य देश के बाज़ारों में अपने व्यवसाय को फैलाना। ये सब कारण हो सकते हैं जिसके लिए संयुक्त उपक्रम स्थापित किए जाते हैं। एक और चीज़ पढ़ने जा रहे हैं, एक कंपनी द्वारा अन्य व्यावसायिक इकाई कंपनी के साथ संयुक्त उपक्रम का निर्माण या उनसे साथ नीतिगत गठजोड़। अब क्या है, नॉर्मल सी बात वर्ल्ड के अंदर आपको देखी जा रही है। इन गठजोड़ों का कारण एक दूसरे के क्या है कि हर आदमी अपने आप में परिपूर्ण नहीं है। किसी के पास पैसा है, किसी पास टेक्निकल नॉलेज है, किसी पास मार्केटिंग की नॉलेज है। ऐसी स्थिति में एक दूसरे की पूरक क्षमताओं और साधनों को अगर एक साथ लगाया जाए तो एक दूसरे की योग्यता का दूसरे व्यक्ति को क्या मिलता है? फ़ायदा। और इसीलिए हमारा ये संयुक्त उपक्रम का कॉन्सेप्ट आया है। इस प्रकार संयुक्त उपक्रम क्या है? जो गठजोड़ों का कारण एक दूसरे की पूरक क्षमताओं और साधनों जैसे वितरण प्रणाली है, कि किसी व्यक्ति के पास मार्केटिंग करने की बहुत अच्छी नॉलेज है, मार्केटिंग के पास बहुत अच्छी पकड़ है, दूसरे पास टेक्निकल, किसी पास फाइनेंस। तो इस प्रकार संयुक्त उपक्रम दो या दो से अधिक कंपनियों की एक नई इकाई के रूप में, जिसमें सभी का नियंत्रण होता है, का निर्माण करने के लिए पूंजी है, टेक्निक है, अपने मानवीय संसाधन हैं, जोखिम है, प्रतिफल में हिस्सा बांटने के लिए सहमत होते हैं और एक संयुक्त उपक्रम की स्थापना हो जाती है।
भारत में संयुक्त उपक्रम कंपनियां व्यवसाय के लिए बहुत ही सर्वोत्तम है। इसके लिए अलग कानून तो नहीं बनाया है, इसे घरेलू आंतरिक कंपनी के समकक्ष ही रखा गया है। संयुक्त उपक्रम होते हैं जो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है संविदात्मक संयुक्त उपक्रम, दूसरा होता है समता आधारित उपक्रम। यहाँ एक चार्ट दिखाया गया है, दो प्रकार के संयुक्त उपक्रम हैं। उसके अंदर संविदात्मक में दे रखा सहयोग समझौते या महत्वपूर्ण सहसंबंध, और समता पर आधारित दे रखा कंपनी, सीमित दायित्व वाली साझेदारी कंपनी या साझेदारी किसी भी रूप में ये हो सकते हैं। तो आइए आज हम पढ़ने जा रहे हैं संयुक्त उपक्रम के प्रकार में पहला प्रकार जिसको हम बोलते हैं संविदात्मक संयुक्त उपक्रम। ये क्या होता है? इस उपक्रम के अंदर संयुक्त स्वामित्व वाली एक नई इकाई का निर्माण नहीं किया जाता है। जो पहले से चल रही है उसी के अंदर साथ साथ कार्य करने के लिए एक समझौता होता है, और ये व्यवसाय के स्वामित्व को नहीं बांटते बल्कि संयुक्त उपक्रम के नियंत्रण में कुछ तत्वों का प्रयोग करते हैं। फ्रेंचाइजी जो आपने कॉन्सेप्ट देखा है वह इसी का ही एक प्रारूप है। इसके संबंध में महत्वपूर्ण तत्व क्या होते हैं? पहला कि दो या दो से अधिक पक्षकार एक समान अर्थ, दो या दो से अधिक प्रकार का एक सामान्य उद्देश्य होता है, जैसे व्यवसायिक उपक्रम को चलाना। प्रत्येक पक्ष की कुछ निर्विष्टियाँ लाता है, यानी दोनों पक्ष कुछ न कुछ लगाते हैं उसके अंदर। दोनों पक्ष व्यवसाय और उपक्रम पर कुछ नियंत्रण रखते हैं, और ये लेन देन से लेन देन तक का संबंध नहीं है बल्कि तुलनात्मक में एक दीर्घकालीन होता है। तुलनात्मक रूप से ये दीर्घकालीन संबंध होता है। दूसरा होता है समता पर आधारित। समता पर आधारित संयुक्त उपक्रम क्या होते हैं? जो एक अलग व्यावसायिक इकाई जिसमें दो या दो से अधिक पक्षकारों का संयुक्त मालिकाना हक होता है का निर्माण करता है दो पक्षों के बीच समझौते से। ठीक है, तो व्यावसायिक इकाई का स्वरूप कोई सा भी हो सकता है, वो आपका कंपनी स्वरूप भी हो सकता है, साझेदारी स्वरूप भी हो सकता है, सीमित दायित्व वाली कंपनी के रूप में भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर जो महत्वपूर्ण तत्व है वो है या तो ये एक नई इकाई को बनाने अथवा वर्तमान इकाई के किसी एक पक्ष का स्वामित्व ग्रहण करने के लिए समझौता होते हैं, या संबंध पक्षों की सहभाजित स्वामित्व होता है। संयुक्त स्वामित्व वाली इकाई का सविभाजित प्रबंधन होता है, यानी मिलकर प्रबंध करते हैं संयुक्त स्वामित्व वाली इकाई का, और पूंजी निवेश व अन्य वित्तीय व्यवस्थाओं के बारे में भी ये मिलजुल कर अपना उत्तरदायित्व निर्धारित करते हैं, और समझौते के अनुसार सहभाजित लाभ और हानि भी वहन करते हैं। एक संयुक्त उपक्रम अनिवार्यतः ऐसे समझौते पत्र पर आधारित होते हैं जिसे हम संयुक्त उपक्रम समझौता के आधारों को उजागर करते हुए दोनों पक्षों द्वारा उस पर हस्ताक्षर किया हुआ होता है। बाद में जब भी कोई भी विवाद या कानून पेचीदगी थी तो समझौते की शर्तों में पूर्णतः चर्चा और तोलमोल कर लेना चाहिए। समझौता या शर्तें दोनों पक्षों की सांस्कृतिक और कानूनी पृष्ठभूमि के अनुसार चाहिए। मान लीजिए एक देश से दूसरे देश मिलकर ये कार्य कर रहे हैं, तो आप अपने दोनों देशों के कानूनों को मद्देनज़र रखते हुए अपना समझौता और शर्तें तैयार करें, क्योंकि नहीं तो बाद में आपको तकलीफ हो सकती है। संयुक्त उपक्रम समझौते में ये अवश्य उल्लेखित होना चाहिए कि एक विशिष्ट अवधि में सभी सरकारी अनुमोदन और लाइसेंस आपने प्राप्त कर लिए हैं या नहीं किए हैं तो आपको कर लेने चाहिए। तो इस प्रकार हमने